ज्ञानरंजन की लिखी कहानी अमरूद का पेड़ ये आप पढ़ चुके हैं। कहानी को पढ़ते हुए आपको लगा होगा कि कुछ शब्द, कुछ स्थल कहानी में ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करने की आवश्यकता है। तो आइए हम इस कहानी की व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर यहाँ वो स्थल हैं जहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि लेखक अपने घर के सामने एक अमरूद के पेड़ को उगते और फिर बढ़ते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि उसको देखने में कई सारी चीज़ें शुमार हैं, जैसे 3-4 साल में ही उसके बड़े हो जाने, फलने फूलने और उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू में परिवार के लोगों की उसके प्रति उदासीनता रही, लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपनी छाया से घर के अधिकांश भाग को घेर लिया और घर का फ्रंट जब उसके कारण भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी, अब यहाँ पे हम इनका नाम विशेष तौर से लेंगे क्योंकि यहीं से कहानी में अंधविश्वास का बीजारोपण होता है। उन्होंने एक दिन टोका कि मकान पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। और उनके इस वक्तव्य के बाद ही उनके माँ के मन में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर गई होंगी, लेकिन लेखक को पूरा विश्वास था कि इस बात का कोई असर उनके घर के ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य आधुनिक सोच के हैं और वो इस अंधविश्वास पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। उनकी माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं सत्याग्रह के दिनों में। सत्याग्रह के दिनों में किसी महिला का इस तरह जेल कर आना बहुत छोटी बात नहीं होती थी, तो वो जेल कर आई है, यानी कि खुले विचारों की है। उनके पिता भी राजनीतिक एवं सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। इनकी बुआ ने विवाह नहीं किया और पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाई लिखाई में ही व्यतीत कर दिया। तो उस वक्त में अगर कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो यह समाज में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है, बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं हुई और लोगों ने, समाज ने उन्हें कोई चुनौती देने की कोशिश नहीं की। साथ ही साथ इनके चचेरे ने प्रेम विवाह किया, अंतर्जातीय विवाह किया। तो इन्हें लगता है कि इनके परिवार में आधुनिकतावादी सोच है, खुलापन है और इस अंधविश्वास को उसमें कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। उन्हें उनकी पत्नी पर तरस भी आई, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी पर, कि वो कैसे फूहड़ बातें करती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव लोगों के बीच अंकुरा रहा है। वैसे जो इनकी अम्मा थी, उनकी प्रीतिकर यानी कि स्नेह से भरे हुए सुंदर चेहरे पर अमरूद के प्रसंग में हमेशा एक भय की व्याप्ति हो जाती, यानी कि हमेशा एक डर सा आ जाता था और इसका कारण कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास रहा होगा। यह जो भय की व्याप्ति होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वह अंधविश्वास रहा होगा। लेखक यह भी देखते हैं कि मिद्दू और अमरूद के पेड़ की बढ़त दोनों की वह तुलना भी करते हैं और अमरूद के पेड़ में फूल आ जाता है, फल आ जाता है और उसके नरम फूल टूट ना जाएं, इसकी चिंता लेखक को होती है। कई फूल टूटे भी, लेकिन फिर उसमें नए फूल आ भी जाते हैं, यानी कि जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में धीरे धीरे वो फूल फल की शक्ल ले लेते हैं। अब यह जो अमरूद का पेड़ था वो उनके घर का एक हिस्सा बनते जा रहा था। उनकी माँ को घोष बाबू के माली ने कहा कि अमरूद के पेड़ के फल पहली बार तोड़कर फेंक देने से फिर जो नया फल आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। हालांकि यह भी एक अंधविश्वास है, लेकिन उनकी माँ चूँकि समाज की बातों पर विश्वास करती थी तो उन्होंने उन फलों को तोड़कर फेंक दिया। और जैसे एक माँ अपने बच्चे के जन्म के लिए लंबा इंतज़ार करती है, ठीक इसी प्रकार उन्होंने भी अमरूद के फलने का लंबा इंतज़ार किया। इस तरह धीरे धीरे करके वह अमरूद का पेड़ परिवार के एक सदस्य के रूप में फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था और लेखक को इस बात का संतोष था कि अपशकुनी विश्वास की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूदों पर नहीं पड़ी। अब उस पेड़ में तोते का पिंजरा सुबह लटका दिया जाता था। जो घर के छोटे बच्चे थे वो उसी पेड़ पर फुर्ती से चढ़ना, कोमल नाजुक तनों पर, ये उन्होंने सीखा। दीदी का मन जब चूरन करने का होता तो वो अमरूद के पत्तों से चूरन बना लेती थी। घर के जो भी बच्चे थे, ये लेखक तीनों चारों भाई बहन, वो बेंत की कुर्सी लगाकर और उस पेड़ की छाया में बैठकर आपस में बातचीत करते, खेलते, मस्ती करते और वो समय इतना अच्छा गुजरता कि उनके बीच जो उम्र का फ़र्क था
वो मिट जाता और एक दोस्ताना माहौल बन जाता था। यानी कि लेखक बचपन में जो अपने भाई बहनों के साथ जो प्रेम का समय है, वो एक तरह से यह अमरूद का जो पेड़ था वो लेखक के भाई बहनों के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करने का काम करता था। इसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे करके उन्हें इस बात का संतोष होने लगा था कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी मनोस्थिति बदलने लगी है, और इस बदलने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम बुज़ुर्गों के बारे में अक्सर तुर्ष हो जाते हैं, यानी कि उनकी राय हमें बुरी लगने लग जाती है, उनके प्रति हम कटु हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, क्योंकि नए का निर्माण तभी होगा जब पुराने का विरोध किया जाएगा। नई चीज़ें यूं ही बनती है। जैसे अमरूद का पेड़ लेखक के परिवार के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना, और अब वह परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। अब धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होने लगा। पप्पू ने उस पर एक छोटा सा झूला भी डाल दिया, और लेखक के सभी भाई बहन धीरे धीरे बड़े हो गए, तो अलग अलग हिस्सों में जाकर रोजी रोटी के कारण अलग अलग शहरों में भी चले गए। घर छोड़कर निकलते वक्त एक मानसिक क्लेश ज़रूर होता है। परिवार की याद आती है, घर की याद आती है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बेटियों की विदाई की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन बेटे भी जब अपने घर से विदा होते हैं तो उन्हें भी उतना ही कष्ट होता है, उतना ही मोह होता है। लेखक भी जब जा रहे होते हैं तो संध्या काल में यमुना पार करते हुए उन्हें सबसे ज़्यादा जिस दो चीज़ों की याद आती है उसमें एक उनकी माँ है और एक अमरूद का पेड़ है। उनकी माँ की याद उन्हें इसलिए आती है क्योंकि वह दुर्बल हैं और हम लोगों को ना समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही हैं, और अमरूद की याद इसलिए आती है क्योंकि उसके माध्यम से लेखक अपने अंदर एक जागृति का अनुभव करते हैं। यानी कि अमरूद का पेड़ उनके लिए एक प्रतीक सा बन गया है, और उस प्रतीक के निर्माण में वह नई कल्पनाओं में खो जाते हैं, और ट्रेन की यात्रा में भी अक्सर वह इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाते रहे हैं। यानी कि वो इन चीज़ों को याद करते रहे हैं कि किस तरह से अपशकुन का विरोध करता हुआ, अंधविश्वास का विरोध करता हुआ वह अमरूद का पेड़ उनके अहाते में खड़ा है, और यह उनके वैज्ञानिक सोच की जीत का परिणाम है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे जैसे अमरूद का पेड़ बड़ा होने लगा, कई लोगों ने आकर उसको कटवा देने की सलाह दी। माँ पर एक स्वाभाविक भय छा जाता, क्योंकि बच्चों के प्रति माँ के मन में बहुत मोह था, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उन पर कोई अपशकुन आए। और जैसे ही उनके माँ के चेहरे पर भय की यह व्याप्ति होती, यह भय छाता, लेखक को लगता कि उन लोगों की सोच को माँ बलिष्ठ नहीं करके कमज़ोर कर रही हैं। जीवन नए अनुभवों के मध्य बीत रहा था, और इसी बीच जब मिद्दू ने रखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए और उसमें खत लिखा था कि इस बरस अमरूद भरपूर आया है जबकि घर पर कोई नहीं है। इस खत को पढ़कर लेखक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक तो घर से लगाव, अमरूद के पेड़ से लगाव, और ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे जब पेड़ लगाते हैं और वह पेड़ जब फलने के लायक होता है तो रोजी रोटी के कारण बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। फिर उस पेड़ का जो फल होता है वह परिवार वालों को बहुत कचोटता है, और भले ही उसका मूल्य शहर में कुछ भी ना हो, फिर भी वो उसको भिजवाने से, गांव की चीज़ें भिजवाने से चूकते नहीं हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे वो फल भिजवाए थे। वो फल देखने में बहुत सुंदर नहीं थे, चकत्ते वाले थे, लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा था। तो दोस्तों के साथ मिल बांटकर वह अमरूद खाते वक्त लेखक बार बार अपने उस पेड़ को, अपने घर को याद कर रहे थे। लेखक मिद्दू की चिट्ठी में और पिताजी की चिट्ठी में फ़र्क देखते हैं। मिद्दू के चिट्ठी में जहाँ पर एक तरह से अमरूद के पेड़ के प्रति लगाव परिलक्षित होता है, वहीं पिताजी अपने पत्रों में लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है, और यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। यानी कि पिताजी के मन में भी यह शुभ अशुभ ग्रह नक्षत्र, ये सारी चीज़ें घर करने लगी हैं। हालांकि लेखक जानते थे कि यह जो बड़ा सा धब्बा है वह कोई अनहोनी नहीं है, एक बीमारी है, और जिस बीमारी का इलाज संभव है। अब यह लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी फिर पिताजी आगे लिखते हैं कि बड़े भाई चूल्हा चौका अलग करने की सोच रहे हैं, घर में बड़ी चकचक है,
बहू ताज़ी रोटियां तो खुद खा जाती हैं और बासी रोटियां लोगों को देती हैं। इस तरह से जीना मुहाल हो गया है। तो ये सारे जो घर के घरेलू जो विवाद हैं उनका कारण पिताजी पेड़ को ही मानते हैं और वो कहते हैं कि सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं। यानी कि पिताजी के मन से भी इस बात का समर्थन बार बार मिल रहा है कि उस पेड़ को काट देना चाहिए। यह बहुत दुखद प्रसंग है। हालांकि लेखक ने अमरूद को ना काटने की बात चिट्ठी में लिखी थी। अब यहाँ पे ये बात हम लोग कर चुके हैं कि वो जो रखाल अमरूद लाया था उसको लेखक किस तरह अपने दोस्तों के साथ खाते हैं और अच्छा समय गुजारने के साथ साथ वो किंचित भावुक भी हो जाते हैं। उन्हें वो दिन याद आता है जब दूसरे के बंगलों में अमरूद लगा करता था और चार दीवारी फान कर ये अमरूद चोरी करने जाते थे बच्चे, और जब पकड़े जाते तो बड़े गिड़गिड़ाते थे। और आज के दिन उन्हें गर्व होता है कि उनके हाथे में एक अमरूद है और जिनके घर में अमरूद नहीं होता होगा वो बच्चे भी इनके यहाँ आकर अमरूद ले जाते होंगे। अमरूद के पेड़ के वजह से धीरे धीरे पप्पू के बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, ऐसा उन्होंने उनकी माँ ने चिट्ठी में लिखा था। और ये भी कहा था कि भौजाई बच्चे को बहुत डांटती है कि वह मन का राजा हो गया और जिससे चाहे उसे अमरूद लुटाया करता है। कभी कभी लेखक अपने इस अमरूद के पेड़ के बारे में फैशनेबल ढंग से भी सोचते हैं। यह हम ज़रूर इस पैराग्राफ को गौर से देखें। आपने जब बड़े बड़े होटलों की तस्वीर देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक रंगीन छाते के नीचे कुर्सियां लगी होती हैं और लोग बहुत इत्मीनान से उस छाया का आनंद लेते हैं। यह अमरूद का पेड़ भी एक तरह से डोंगरी या उस छाते की तरह ही था, जिसकी शाखाएं पत्तियां बिल्कुल हरे रंग की और वह एक बिल्कुल छाते की तरह घर के आगे लगा हुआ था। तो लेखक उसमें भी एक कल्पना करते हैं, ठीक वैसे ही फैशनेबल ढंग से सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि जैसे होटल में वो छतरियाँ लगी होती हैं रंग बिरंगी और उसके नीचे लोग आनंद उठाते हैं छाया का, ठीक इसी तरह इस अमरूद के पेड़ के नीचे भी यह जो फलता फूलता पेड़ है इसमें अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक समरापन है और उसी तरह छाते की तरह डोंगरी की तरह यह लगता है। जब लेखक को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया और स्वाभाविक भी है। तन और मन पर एक वहशत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया। रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। अब यहाँ पर जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने आप लोग काम कर रहे हैं। बुद्धियाँ किसी एक नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शरीर जैसे परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। सुबह उठकर उन्हें बहुत खेद हुआ कि इनके मनुष्यों के प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। ऐसी स्थितियों में बार बार अवनिंद्र बाबू का वह चित्र उन्हें याद आता है जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे जानकारी है कि उसके घेरे में एक नवल तरु उगाया है। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उनमें ऐसी कोई लेखक ऐसा महसूस करते हैं कि घर के बुजुर्गों में ऐसा कोई भाव नहीं होता है। उन्हें यह बात उतनी बुरी नहीं लगी कि अमरूद के पेड़ को काट कर उसकी जगह एक और गुलाउदी और दूसरी ओर केले की क्यारियाँ बना ली गई हैं। लेकिन चुनौती इस बात की थी कि जब धीरे धीरे सभी लोग घर की बुलंदी को विकसित कर रहे थे, ज़िंदगी सबकी एक सही दिशा में जा रही थी, उस वक्त में माँ को रूढ़ि और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया। और यह मिथ्या भाव ही था। रोग किसी के वश का नहीं है, किसी को भी कभी भी हो सकता है, उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पारिवारिक कलह भी कई वजहों से होता है, कभी धन का अभाव, कभी परिवार में स्नेह का अभाव या कोई और कारण। इसके लिए भी हम किसी बाहरी चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर बच्चों के द्वारा आश्वासन मिल जाता, बच्चों के द्वारा सहारा मिल जाता या परिवार में सब कुछ अच्छा रहता तो हो सकता है माँ उसे अपशकुन नहीं मानती। लेकिन यहीं पर जो अंधविश्वास होता है उसको बढ़ावा मिलता है। अंधविश्वास हमेशा कमज़ोर मन में जन्म लेता है और मन को कमज़ोर बनाता है दूसरों से अपेक्षित स्नेह परिवार से ना मिल पाना। अगर किसी को भी परिवार से अपेक्षित स्नेह मिले, उसे जहाँ संकट है वहाँ से उबारने वाला मिले, तो शायद वह अंधविश्वास पर कभी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर लगता है कि लेखक कहते हैं कि शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्य का आश्वासन
नहीं दे सकी थी। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था अब गहरा हो गया है। यानी कि वह भय जो कुछ क्षणों के लिए माँ के चेहरे पर आता था और वह अब ऐसा लगता है कि वह अब हमेशा ही डरी हुई है। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर लगे अमरूद के पेड़ का ही दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले लोगों ने अशुभ बताया था। कुछ देर बाद साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा तो मिद्दू के गुस्से का सहारा मिला। लेखक यहाँ कहते हैं कि सहारा मिला, यानी कि लेखक का मन पूछते हुए स्वयं ही टूटा हुआ था। उस टूटे हुए मन को मिद्दू के गुस्से का सहारा मिलता है। उसकी कंडेल सी आंखों में छोटा सा तूफानी झोंका उठा बैठ गया, यानी कि उसका मन क्षुब्ध था। वह कुछ बोलना चाहती थी, गुस्से में थी, उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी, मुझे उसका क्षोभ अच्छा लगा। उस वक्त उसके मन में जो क्षोभ था वो लेखक को अच्छा लगा। और लेखक यह भी मानते हैं कि मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें क्षोभ आवश्यक है। अगर मन में क्षोभ आए और उसका संस्कार हो, उसे पोसा जाए, सहा जाए, तो वह हमारे जीवन का परिष्कार करता है। यानी कि किसी भी बात से अगर आपको ठेस पहुंचती है, आपको गुस्सा आता है अंधविश्वास पर, तो वो आना चाहिए, बशर्ते कि आप उसको समझें, अपने अंदर ज़िंदा रखें और जब आपका समय आए तो आप उसका डटकर विरोध कर सकें। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मिद्दू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। यानी कि उनकी माँ अभी भी अपनी बातों पर जड़ थी। उन्हें लग रहा था, उनका मन ये पूरी तरह से मान चुका था कि वह पेड़ अशुभ है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वह पेड़ काटा जा चुका है या उन्होंने अपने मन में एक गलत सोच को पाल कर रखा था। उन्हें दुख सिर्फ इस बात का है, माँ है और मोह सिर्फ बच्चों से है, और उन सिर्फ इस बात से है कि लेखक गुस्सा है, मिद्दू गुस्सा है, वो सिर्फ इस बात से दुखी हैं। उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। और यहीं पर कहानी का चरमोत्कर्ष भी है, जहाँ पर अंतिम दो पंक्तियाँ आती हैं कि सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था। यहाँ पर यह जो पीपल है वह उसी जड़ मानसिकता या घर के सबसे बुज़ुर्ग जो माँ है उनकी सोच, घर की बुज़ुर्ग जो माँ है उनकी सोच को दर्शाता है। कहानी की अंतिम दो पंक्तियाँ जहाँ पर कहानी का चरमोत्कर्ष भी है कि सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था। यहाँ पर सूरज मिद्दू के गुस्से का प्रतीक है और पीपल माँ की जड़ता का प्रतीक है। तो कहते हैं कि सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक चकत्ता तेज़ी से बड़ा होता दिख पड़ा। यानी कि वहाँ पर जो उनकी माँ की सोच थी, रूढ़िवादिता थी, उस जगह पर तेज़ी से एक विज्ञान का प्रकाश या एक नई सोच का प्रकाश वहाँ पर पड़ने लगा। और यहाँ पर अंत में इन दो पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह उम्मीद जगाते हैं कि जो नई पीढ़ी है वह अंधविश्वास का तर्क सहित विश्लेषण करेगी। विश्वास और अंधविश्वास, सत्य और मिथ्या, इनके बीच में फ़र्क करेगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और एक नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है वह एक नई वैज्ञानिक सोच के साथ चीज़ों को देखेगी। धन्यवाद।